नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं एवरेल मलिक जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है एवरेल साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। यूसीसी पर जो घमासान मचा हुआ है, प्रधानमंत्री जी जो बातचीत कर रहे हैं कि हम समानता लाना चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं विपक्ष को यहाँ पर? जी देखिए, विपक्ष तो पूर्ण रूप से बौखलाया हुआ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूर्णतः हताश हो चुका है। और जहां तक बात है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और पूर्ण कांग्रेस पार्टी की, तो इनके पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनकी पार्टी को कोई वोट नहीं देने वाला है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी निरंतर करते रहते हैं। पूरी पार्टी का यही हाल है, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी की दुर्गति होने वाली है, उसको ये कभी भी संभाल ही नहीं सकते हैं। इनके पास इतना अब समय बचा ही नहीं है कि उसको संभाल पाए। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो इसका ये विरोध करते रहेंगे। ये एक मजहब विशेष का बनकर दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सरल शब्दों में थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिर है क्या। क्योंकि ये जो लोग बयान दे रहे हैं कि दंगा हो जाएगा, साजिशें जो है रची जा रही हैं, ये हो रहा है, भाजपा जो है इस देश का भला नहीं चाह रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत बड़ा बम है, जबकि वो आर्टिकल 44 जो है, जो संविधान में निहित है, उसी के तहत किया जा रहा है। और उसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल तक आ गए, शिवसेना भी साथ खड़ी है। तो हम ये समझते हैं कि ये धारा 44 आखिर क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या, आखिर जो है इससे विरोधियों को दिक्कत क्या है। ये तो कांग्रेस भी तो पहले कभी करना चाह रही थी किसी समय में। जी देखिए, कांग्रेस की यही तो बात है। कांग्रेस दूसरे का विरोध करती है। और जो कृषि कानून थे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने कहा कि कांग्रेस भी करना चाह रही थी, कांग्रेस पार्टी तो कृषि कानून को भी लाना चाह रही थी। लेकिन जब मोदी जी की सरकार के द्वारा कृषि कानून लाए गए तो इनके पेट में दर्द हो गया, इनको समस्या हो गई। इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों को भड़काना प्रारंभ कर दिया। किसानों को भड़का करके इन्होंने कहा कि इससे किसानों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जबकि किसानों का कोई लॉस कृषि कानूनों से नहीं हो रहा था। और ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं, इसके साथ साथ जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, तो समान नागरिक संहिता यदि देश में आती है तो उससे राष्ट्र की मजबूती सुनिश्चित होगी, राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र एकजुट होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय एकता पहले नहीं थी। मैं आपको बता देता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इससे राष्ट्रीय एकता का क्या लेना देना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है आखिर वो? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, समान नागरिक संहिता से एक इस प्रकार का वातावरण देश में उत्पन्न होगा। और एक प्रकार से आप इस बात को समझ लीजिए, सबको समान अधिकार मिलेंगे। आज के समय में समान नागरिकता से क्या है मतलब? SC ST हट जाएगा अगर कल को कोई जो है, क्या गाली देना बंद कर देंगे दलित जो है, ब्राह्मण और राजपूतों को समान नागरिकता पर? प्रश्न मेरा ये भी है, क्योंकि समान नागरिकता का अर्थ तो यही है ना, कल को विदेशी नहीं बोला जाएगा सवर्णों को। समान नागरिकता में तो समान ही जो है कानून चलेगा ना। फिर क्या है आखिर ये? जी बिल्कुल। यूसीसी देखिए, इससे समान नागरिक संहिता से बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और ये बहुत पुरानी मांग है, देश की जनता चीख चीख कर पुकार रही है कि समान नागरिक संहिता आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू हो। इससे देश की मजबूती सुनिश्चित होगी। देश मजबूत तभी होगा जब इनको लागू किया जाएगा। और मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से, मैं मानता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की सरकार में आएगा। और जिस प्रकार से 370-35 से हटाई गई थी, उसी प्रकार से यूसीसी भी मोदी जी के द्वारा निश्चित लागू किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी को होना चाहिए। और जहां तक बात है, अविरल मलिक साहब, मैं यूसीसी के बारे में पूछना चाह रहा हूं। आप मुझे पूरा घुमा रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी सरल शब्दों में समझाएं कि आखिर यूसीसी है क्या, असल में क्या है यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कौन कौन सी चीजें दी हैं, वो विस्तृत मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर जो है क्या वजह है कि लोग जो समझना चाह रहे हैं उसको आप समझाइए। सब चाहते हैं कि बड़ा जब कोई कानून आता है, वो कोई सरकार कोई भी लेकर के आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव ही देखने को जो है मिलता है। और विकास की जो है अपेक्षा लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अंदर क्या है, वो मैं समझना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आप इसके साथ साथ 3 तलाक को भी उठा लीजिए। 3 तलाक का लोगों ने विरोध किया था। और जिस प्रकार से महिलाओं की समान अधिकार, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, जिस प्रकार से बात की जाती है, एक विधान
और एक संविधान की हमने बात की, एक कानून होना चाहिए उसकी हमने बात की, सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, उसकी हमने बात की। ये नहीं कि कोई मदरसा चलाएगा अपना, इस प्रकार से देश नहीं चलने वाला है। और जहां तक बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो जितनी भी कुरीतियां देश में चल रही हैं वे सारी समाप्त हो जाएंगी नहीं, लेकिन इसमें यदि मदरसा यूनिफॉर्म कहाँ से सिविल आ कोड गया आ गया, अफजल साहब, यूनिफॉर्म इसमें सिविल मदरसा कोड कहाँ भी। से आ गया? नहीं, आपको पता नहीं है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी से, और ये मेरा प्रश्न ये है आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड खुद आपको नहीं पता है? देखिए इस प्रकार से नहीं होता है, आप जो एजेंडा लागू करना चाह रहे हैं उससे कोई नहीं, लाभ मैं नहीं होगा। एजेंडा नहीं, मैं तो आपसे सरल शब्दों में पूछ रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो केवल आप बताइए। मदरसा और राष्ट्र ये सब कहाँ से आ गया? यूनिफॉर्म सिविल के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या है? यूसीसी क्या है आखिर? वो मैं सरल शब्दों में जानना चाहता हूँ आपसे। वही तो मैं समझा रहा हूँ, वही तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ठीक ठीक लेकिन कर उसमें समझा रही मदरसा है। है उसके क्या? क्या रिजल्ट मदरसा नाम होंगे का शब्द है? नहीं, एक भी शब्द है देखिए क्या यूसीसी में? मदरसा उसके शब्द है क्या क्या? उसके क्या रिजल्ट होंगे उसको मैं बता देता हूँ। और जिस प्रकार से जो समस्याएं इस समय देश में चल रही हैं उनको समाप्त करने के लिए यूसीसी लाना अनिवार्य है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को आप सुन लीजिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा क्या कहा जाता है और उनके द्वारा असम राज्य के अंदर क्या किया गया है। बगैर इतने बड़े कानूनों के भी उन्होंने अपने स्तर पर, जब उनकी सरकार आई तो वहां पर वो तब्दीली लाए। इस बात की सराहना आपको करनी चाहिए। आपके एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी नहीं, कह देता मैं हूँ मैं कि आप लगातार जब भी कोई बिल आता है मैं पूरा समझता हूँ और समर्थन करता हूँ। समर्थन अरविंद जब देखिए केजरीवाल कर सकते हैं, सेना कर सकती है, विपक्ष में उनकी भले ही राजनीति में नाराज हो लेकिन 370 पर साथ खड़े होते हैं। जब भी देश में कोई बड़ी चीज आती है तो ऐसे नेता बिल्कुल हैं भी हैं इस देश के अंदर जो सही चीजों का समर्थन करते हैं, और आज ही नहीं हमेशा से सदैव रहा है। बहुत सी चीजों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कांग्रेस में करते रहे, कांग्रेस जो है भाजपा का करती रही, वो एक अलग विषय था। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं बिल्कुल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूसीसी आपके मुंह से, आपके मुखार बिंदु से ही हम आज सुनना चाहते हैं, और सुन के हम छोड़ेंगे आपको। जी, जो तो उसके मैं अंदर क्या वही है? तो ना बता रहा मदरसा हूँ। है, ना हेमंत देखिए बिस्वा, हेमंत बिस्वा का नाम है क्या उसमें? असम का नाम है क्या? नहीं। यूसीसी में क्या है वो मुझे आप बताइए। यूसीसी के अंदर जो है वो केवल बताइए, बाहर का कुछ मत बताइए। जी, जी, देखिए मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ जिस प्रकार से मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया है कि आप इसको समझ जाएं उससे क्या रिजल्ट होंगे। और जिस प्रकार से आज के समय में जितनी नहीं, समस्याएं आज दर्शकों के को समय में समझा देश में दीजिए, चल मैंने रही तो हैं, पढ़ा है। जी, देखिए जितनी समस्याएं आज के समय में देश में चल रही हैं उनको समाप्त करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य है। और यदि आप इसको जानना चाहते हैं कि इससे कितने लाभ होंगे तो उन लाभ को भी मैं गिना सकता हूं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित अत्यंत अनिवार्य चीज है जो कि यदि देश में लागू होगी, चाहे वो विवाह की बात हो, तलाक की बात हो, विरासत की बात हो, उन सब चीजों का आप यदि समझते हैं या अनेकों प्रकार की और समस्याएं हैं जिस प्रकार से आप कानूनी रूप से यदि समझना चाहते हैं तो बच्चा गोद मैं लेने यही की जैसे समझना बात चाहता है। हूं कि इस देश में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो लोगों के आपसी जो घरेलू जो मसले जो हैं उनमें बड़ी राहत मिलेगी। उसमें लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों को पता है बिल्कुल कि ये कानून बन चुका है और इसके तहत ही हमको काम करना है। क्योंकि लोग घरेलू बिल्कुल चक्कर में अपनी पूरी लाइफ, जिंदगी, पैसा, टाइम सब बर्बाद कर देते हैं। जी, बिल्कुल यही वही तो मैं जानना वही चाह मैं रहा आ हूं रहा हूँ। आपसे। बिल्कुल मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं आपको। जिस प्रकार से जितनी भी समस्याएं हैं इनके समाधान का एक ही उपाय और एक ही मार्ग, एक ही रास्ता है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं लागू होता है तो जिस प्रकार से समस्याएं अन्य को चल रही हैं वे निरंतर चलती रहेंगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से जिस प्रकार से बात है, चाहे वे आप कानूनी विषयों को उठा लीजिए, जिस प्रकार से कहा जाता है यूसीसी की अवधारणा जो एक विवादास्पद बनाकर बैठे हुए हैं कुछ लोग अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में, इस प्रकार से कुछ भी उसमें नहीं है। और जितने भी नागरिक हैं उनको ये समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए कि जो धार्मिक संप्रभुता की बात की जाए, चाहे अनेकों विषयों की आप बात कर लीजिए, उनसे संबंधित लेकिन जिस मेरा एक प्रकार से सवाल ये लाभ है हो कि सकता है विपक्ष देश को को। आखिर क्या दिक्कत क्या है? विपक्ष को पता है ये पास होकर के रहेगा, विपक्ष को मालूम है कि यूसीसी आएगा भी, विपक्ष को ये भी पता है कि ये संविधान में भी है और ये संविधान का ही एक अंश है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल जो आज हो रहा है। तो विपक्ष क्यों संविधान की दुहाई भी एक तरफ देता है, लोकतंत्र की दुहाई भी देता है, दूसरी तरफ खुद असंवैधानिक बातें करता है? जी, ऐसा क्यों है? या क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है? जी,
जितनी भी महिलाओं के साथ समस्याएं हैं वे सारी समस्याएं यूसीसी आने के बाद समाप्त हो सकती हैं। उनके साथ जो उत्पीड़न किया जाता है, जो भेदभाव महिलाओं के संग किया जाता है, वे सारी समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो सकती हैं यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाए। और वो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं और वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस प्रकार से आपने बात की, कानूनी विषयों पर आपने चर्चा करने का प्रयत्न किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस संबंध में कपिल सिब्बल जी से जान लीजिए, आप इस संबंध में सलमान खुर्शीद जी से जान लीजिए। वे बड़े वकील हैं, उसके बावजूद भी वो यूपीसी के खिलाफ बोलेंगे। उनको पता है इससे लाभ होना चाहिए और इससे लाभ होगा, उनको मालूम है, उसके बाद भी वो इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ लेना है। राजनीतिक लाभ के चक्कर में ये कांग्रेस पार्टी और इसके नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और इन नेताओं के ऊपर आज के समय में जनता विश्वास करना पूर्णतः बंद कर चुकी है और बंद कर देगी, मैं इस बात को मानता हूं। कोई इन नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, ना आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, ना बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर, ना समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर। तो आपके साथ खड़ी है, तो फिर विश्वास क्यों नहीं? मतलब वो तो आपके साथ खड़ी है ना, शिवसेना भी आपके बिल के समर्थन में है। तो जो समर्थन करता है उसके लिए स्वागत है, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या है? जब हमारे द्वारा अनेकों कानून लाए गए उस समय में उन्होंने क्या किया? कृषि कानून के संबंध में उन्होंने क्या किया जिनसे किसानों की समस्याएं दूर हो सकती थी? और किसान इस देश में मेजॉरिटी वही बात हो गई कि जब सरकार थी या जब वो विपक्ष में थे तो बहुत सारी चीजों पर वो भी सहमत नहीं होते थे, कुछ चीजों में सहमत होते थे। तो क्या जरूरी है कि जो सत्ता में है उसका हर बिल का समर्थन किया जाए? क्या विपक्ष ने ऐसा पहले किया है? क्या भाजपा पहले ऐसा करती रही है? नहीं। क्या उन्होंने बिल्कुल समर्थन नहीं किया? समर्थन किया है, लेकिन कुछ ही बिलों का किया जो समझ में आया, जिससे उनका अपनी पार्टी का फायदा है या वो अपना जो है देख रहे हैं। तो इसमें मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर 370 पर आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी रही, शिवसेना खड़ी रही, और यही जो है जब यूसीसी पर भी आम आदमी पार्टी और शिवसेना आपके साथ आ जाती है, जबकि वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अपना अभी स्टैंड नहीं ले पा रही है कि इधर जाएं या इधर आए। शिवसेना के प्रमुख नेता हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत। संजय राउत तो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हैं और उद्धव ठाकरे विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं है। और इस बात को भी समझ लीजिए, बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को जिस प्रकार से इन्हें संभालना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। उनका बाला साहब ठाकरे जी का भी नाम डुबोने का, उनका अपमान करने का कार्य उद्धव ठाकरे जी के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़े, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित तौर पर उन्होंने कार्य किया, वो उद्धव ठाकरे के द्वारा नहीं किया गया और ना ही वो देखने को हमें प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय है, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार और झूठ के आधार पर चलती है। इससे 2 मंत्री, 2 सिटिंग मिनिस्टर उस समय जेल में गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में इनके गए। इससे सबक आम आदमी पार्टी को ले लेना चाहिए। इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को इससे सबक ले लेना चाहिए। यदि इससे सबक नहीं लेंगे तो इस बार अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। इनके सबके भ्रष्टाचार में हाथ है। और पी चिदम्बरम जी को आप देख लीजिए, आईएनएक्स मीडिया के घोटाले को आप देख लीजिए, उठाकर देखिए आईएनएक्स मीडिया घोटाला किस प्रकार से इन्होंने घोटाले किए हैं। अनेकों घोटाले इस प्रकार के मैं गिनवा सकता हूं। और अनेकों ऐसे महान शख्सियत, हमारे देश की ऐसी महान शख्सियत कांग्रेस पार्टी में मौजूद है जो बड़े अच्छे से घोटाला करते हैं, ये भी मालूम नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया और कहां गया। अच्छी कानून के अच्छे जानकार हैं, वो ये भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, कि आपकी जब से पार्टी आई है तब से जो है कानून का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। अदालतें किस चीज के लिए बैठी हैं? चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि क्या उनको जो Z+ श्रेणी की जो मांग की जा रही है सुरक्षा की, तो क्या वो दी जाएगी? और जो हमला हुआ है वो किसका फेलियर रहा है? मतलब कैसे हो गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की बात होती है? जी देखिए, पहली बात, जो हमला हुआ है वो दुखद है, निंदनीय घटना है। हिंसा का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं और किसी को भी नहीं करना चाहिए। जहां तक बात है चंद्रशेखर रावण की, तो चंद्रशेखर रावण तो सरकार के ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी, अगर वो डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे वो भी तो सरकार का ही एक अंग होंगे, उनके ऊपर कैसे भरोसा करोगे तुम? ये भी तो बताओ चंद्रशेखर रावण। और मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा इन लोगों से कि ये सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं तो अपनी सुरक्षा छोड़ दें। ये सरकार से अपने आप को खतरा बताते हैं ये लोग, क्यों ये सुरक्षा लेकर बैठे हुए हैं? वो भी तो होम मिनिस्ट्री देती है, वो भी तो सरकार से लेकर बैठे हुए हैं। अब सरकार इतनी बुरी है तो मत लो सुरक्षा। जी
लेकिन हमले के बाद जिस तरह से सवर्णों को गालियां दी जा रही हैं और जिस तरह से जो है टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि अगर कुछ शरारती और अराजक तत्व अगर कुछ करते हैं तो इसमें जब आतंकवादियों में किसी को कोई धर्म और जाति नहीं दिखती है, लेकिन क्या फिर माफियाओं में या फिर कोई गोली चला देता है उस हमलावर में उनको जाति और धर्म जो है दिख जाता है, ये कैसी मतलब दोहरी मानसिकता है? इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? वो तो इनकी आदत है, चंद्रशेखर रावण की आदत है, इस प्रकार के लोगों की आदत है, दूसरे समाज का अपमान करना इन लोगों की मानसिकता है और इसी के आधार पर ये आगे बढ़े हैं। झूठ और ढकोसला ही इनका मार्ग है, झूठ और ढकोसले के आधार पर ये आगे बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इससे आगे अब ये नहीं बढ़ेंगे। जनता इनको पहचान चुकी है, चुनावों के अंदर मुंहतोड़ जवाब इनको जनता देगी, ये मुंह की खाएंगे, इनको कोई सफलता हासिल चुनावों के दरमियान नहीं होगी। और ये भी समझ लेना चाहिए, चुनावों में कोई सफलता हासिल न होने के पीछे एक बहुत बड़ा इनका पास हिस्ट्री रही है, जो कि इन्होंने कभी भी सभी लोगों को साथ लेकर ये नहीं चले हैं। ना भीम आर्मी सबको साथ लेकर चलती है, ना अन्य कोई पार्टी साथ लेकर चलती है, केवल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती है। अन्य कोई पार्टी आप बता दीजिए जो सबका साथ सबका विकास कहती हो या सामाजिक समरसता में बिलीव करती हो। सामाजिक समरसता के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विश्वास नहीं जताता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जताती है। हिंदू मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमने यदि योजनाओं का लाभ गरीब को दिया है तो वो गरीब को दिया है, हमने हिंदू या मुसलमान उसमें नहीं देखा। हिंदू मुसलमान के आधार पर हमने बैंक अकाउंट नहीं खोले, हिंदू मुसलमान के आधार पर इंटरनेट नहीं पहुंचता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर हमने एक और जो है आपके ऊपर जो बड़ा आरोप है वो ये आरोप है कि आपके शब्द बेहतर होते हैं, आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे प्रवक्ता बनाते हैं जो बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, जो शायद लोगों को जो है बस में कर लेते हैं अपने शब्दों से। शब्दों का जो है माया जाल वो आपके पास है। ऐसा भी आरोप आपके ऊपर लगातार जो है लगते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं जाते हैं वो अपने शब्दों का माया जाल फैलाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो उसे क्या कहेंगे कि विपक्ष जो है वो कुछ कहने को नहीं बचा है, तो ऐसी चीजें जो है बोल रहा है या फिर कुछ करने को बचा नहीं? आप बता दीजिए, नमामि गंगे स्कीम किसने शुरू की? किसने उज्ज्वला योजना चलाई? किसने मुद्रा योजना चलाई? किसने, मैं अनेकों योजनाएं इस प्रकार की गिनवा सकता हूं, किसने स्वच्छ भारत अभियान चलाया? आप बता दीजिए, किसने मेक इन इंडिया चलाया? किसने स्मार्ट सिटीज की स्कीम को आगे बढ़ाया? स्मार्ट सिटीज के बारे में सबसे पहले कौन बोला? स्मार्ट सिटीज क्या लालू यादव सोच भी सकते हैं? वो कहते हैं स्मार्ट गांव होने चाहिए। आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी जिस प्रकार से वो स्मार्ट सिटी का मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं लालू प्रसाद यादव। तो इनको इतनी अकल नहीं है। इस प्रकार के लोग यदि देश में वो रेल मंत्री रहे थे तो क्या उन्होंने देश का विकास किया होगा? क्या रेलवे का विकास किया होगा? आप समझ सकते हैं। और आज के समय में काबिल रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनकी कितनी एलिजिबिलिटी है, वो कितने एलिजिबल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, वो आप भी जानते हैं। कितनी नॉलेज उन्होंने गेन की है, कितनी डिग्री उनके पास मौजूद है। इसी पर एक सवाल और है कि जो रेल हादसा हुआ था उसमें अभी तक कार्यवाही क्या हुई है? रेल हादसे में कार्यवाही क्या हुई है? अभी तक जो है किसका फेलियर निकला है? जी देखिए, वो जांच का विषय है और वो रेल मंत्रालय ही स्पष्ट कर सकता है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा जब तक मेरे पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड के आधार पर ही बोला है। जांच में जो भी दोषी होगा यूसीसी पर ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यूसीसी पर ही हम बात करना जो है चाहेंगे। यूसीसी कब तक पास होने की संभावना है कि ये बिल पेश हो जाएगा और पास हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये निकट भविष्य में निश्चित रूप से पास होगा और ये कानून का अमली जामा इसको बहुत पहनाया जाएगा। जी ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ में थे अविरल मलिक जी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। उन्होंने जुड़ करके बात रखी और उन्होंने बताया कि यूसीसी जल्द आने वाला है, जिससे कि समान नागरिकता जो कानून है वो देश में लागू होगा। और विपक्ष को भी उन्होंने जो है खरी सुनाई कि जो चीज संविधान में है वो चीज जो है आप संविधान का जो है अपमान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल।